रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। हाय, इंटरव्यू के लिए तैयार? चिल मैन, हो जाऊंगा एक झटके में पार। देखा है मैंने टीवी पर एक बिस्किट का एड, ईट वन इन योर दिमाग वर्क्स लाइक मैड। कैट मैट या सेट, मेरे आंसर्स कर देंगे सबको फ्लैट। प्लीज गो इन। इनवर्स पिरामिड के बारे में अपना व्यू बताओ। पहले मैं एक बिस्कुट खाऊं। क्या है हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी का राज? एक और बिस्कुट खाऊं तो आएगा याद। नेक्स्ट। क्यों, बिस्किट हो गया फेल? नेवर माइंड, ले ड्रिंक स्प्राइट। क्या इससे बन जाएगी बात? बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस हैं बेकार। स्प्राइट करे नो चमत्कार, बस प्यास बुझाए यार। Sprite is the registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. रोशनी का कारवां सुनने वाले तमाम दोस्तों को हमारी पूरी टीम की तरफ से आदाब, सलाम, नमस्कार। पूरी टीम का मतलब सलीमा, अरशद, द साउंड इंजीनियर, द रिसर्चर और वो तमाम लोग जो आज के इस एपिसोड में हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। वाह 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 वाह, लगता है तुम्हारे सोचने का दायरा इस प्रोग्राम की वजह से कुछ बढ़ गया है अरशद मियां। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई, तब्दीली साफ नजर आ रही है। हमारे सुनने वाले काश इस वक्त स्टूडियो में होते तो उन्हें पता चलता कि तुम पे कौन कौन सी तब्दीलियां हमें नजर आ रही हैं। हाँ, ये सारे ताने मुझे मेरी पोशाक की वजह से दिए जा रहे हैं। भाई, चेंज यानी तब्दीली तो नेचर का सबसे बड़ा नियम है। रात के बाद दिन, सर्द के बाद गर्म, दुख के बाद सुख और अंधेरे के बाद उजाला, और इनमें से हर एक गुजर जाने के बाद ज्यादा मजा देता है। वाह वाह, ये खूब कही तुमने। दोस्तों, अगर दूसरे लफ्जों में कहें तो इन चेंजेस या तब्दीलियों से ही एहसास जन्म लेता है। तपते लहरते इस मौसम में अभी चंद हफ्ते पहले गुजरा मौसम जैसे तड़पा जाता है, और यकीन जानिए कि ठिठुरती रातों में खुले आसमान के नीचे गुजारी ये रातें बेहद याद आएंगी। नाकामी का खदशा ना हो तो कामयाबी इतनी मजेदार कैसे हो सकती है? यही तो। और होने और न होने की बहस में आप ये भूल ही गई कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप हमें कुछ नहीं बताने वाली थी? अरे बिल्कुल बताने वाली थी, मौका तो दो तुम। दोस्तों, दुनिया अजूबा करने वालों से खाली नहीं है। साउथ अफ्रीका के 35 वर्षीय हाइन वागनर ने एक साइकिल रेस में हिस्सा लिया और 39 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे से कम वक्त में पूरी की। जी हाँ, इस रेस में वागनर अकेले दृष्टिहीन थे। और ये जानकर आप और भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि नेविगेटर के पीछे वागनर ने सिर्फ 2 चीजों का सहारा लिया। एक तो हेल्पर की आवाज और दूसरा एक बीप डिवाइस का, जो कि नेविगेटर के साथ अटैच्ड था। पिछले साल हाइन वागनर ने दृष्टिहीनों के लैंड स्पीड कार का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। और अब फिर रुख करते हैं जॉर्ज की तरफ, जो नागराज मोरे के साथ अपनी बातचीत का कुछ हिस्सा सुनाएंगे हमें। नागराज मोरे एक पेट्रोलियम कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में काम करते हैं और बता रहे हैं खुद अपनी जिंदगी की धूप छांव के बारे में। नमस्कार नागराज, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। शुरू में आप हमारे सुनने वालों को अपने बचपन के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। मैं जन्म से नेत्रहीन हूँ, तो वो एक बड़ा झटका था पूरे परिवार में। झटका इतना गहरा था कि मेरे पिताजी कम से कम 3 महीने तक पलंग से नहीं उठे थे। बहुत इमोशनली शॉक थे और सब लोग ये सोच रहे थे कि क्या करेगा ये अभी ज़िंदगी में। तो मेरे नानी और दादी ने ये सोचे कि चलो इसको आप लोग हमारा पास छोड़ो। तो 6 महीने में दादी माँ के पास रहता था और 6 महीने नानी माँ के पास रहता था। बचपन में मैं बहुत नटखट था। बहुत नटखट बोला तो घर में कोई ना कोई हर दिन कंप्लेंट आते ही थे। इसने दोस्तों के साथ इस खेत में जाके गन्ने ले आया, दूसरे खेत में जाके मूंगफली ले आया। तो मैं पूरा गांव अकेला घूमता था उस बचपन में भी। और जब दादी माँ मुझे खेत पे कभी कभी गोद पर ले जाती थी, मैं बोलता था कि दादी माँ ये नदी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बह रहा है, मुझे थोड़ा यहाँ नहाना है या मुझे पानी में उतरना है। जब नारियल पेड़ आते थे तो मैं बोलता था दादी माँ देखो नारियल पेड़ आ गया, इसमें शायद बहुत सारे नारियल होंगे। तो नानी जी और दादी माँ ने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ है,
ये अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। खास करके पिताजी बहुत ही चिंतित थे मुझे घर से पढ़ाई के लिए भेजने के लिए भी। उनका ये सोच था कि इसका पूरा पालन पोषण जो भी है जब तक ये जिंदा है हम लोग ज़रूर करेंगे। लेकिन दादी माँ ने और नानी जी ने कहा किसी का कोई भरोसा नहीं है, ये अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, इसको आप हॉस्टल में भेज ही दो ताकि उसके थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड ज़िंदगी भी हो जाए। फिर बेंगलोर में एक स्कूल था, डिवाइन लाइट स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जो अब नहीं है, जो अभी एक ट्रस्ट बन चुका है। वहाँ मैंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। ब्रेल नोट्स हम लोग खुद लिखते थे, तभी टेक्नोलॉजी की बहुत कमियाँ थी। कोई क्लास में एक ब्रेल नोट्स या ब्रेल किताबें पढ़ता था, हम बाकी सब लोग सुनते थे। उसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन शुरू हुई। मैंने 9वीं और मेरी 10वीं कक्षा स्टेसी मेमोरियल हाई स्कूल से की। उसमें एक मुझे अच्छा लगा कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में मैं दोस्तों के साथ स्कूल तक चलते जाता था, बाकी साइटेड लड़कों के साथ। तो बचपन में मेरा एक सपना था जो मेरा लक्ष्य बन गया। मेरा ये सपना था कि मुझे कभी ना कभी मैनेजमेंट में मास्टर्स करना ही है। मेरी 11वीं और 12वीं सेंट जोसेफ्स कॉलेज से हुई। मेरा ये भी सपना था कि बॉम्बे में आके मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज से डिग्री प्राप्त करनी है। इंडीड सेंट जेवियर्स इज़ अ ग्रेट कॉलेज। पर इसके बाद आपने मैनेजमेंट का कोर्स किया, और उस ज़माने में ये तो बहुत कम सुना जाता था कि दृष्टिहीन व्यक्ति MBA कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मैंने पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मास्टर्स प्राप्त की। जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया था, सबको ये लगा कि शायद ये पास नहीं कर पाएगा, ये क्लियर नहीं कर पाएगा। जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम और ग्रुप डिस्कशन क्लियर करने के बाद इंटरव्यू पैनल बोर्ड के सामने जाके खड़ा हो गया, वो लोग चौंक गए। मुझे बहुत सारे व्यक्तिगत प्रश्न पूछे। उन्होंने ये भी कहा शायद आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे? अब दूसरा किसी का एडमिशन सीट नुकसान करा दोगे। कम से कम 1 घंटे तक मेरी इंटरव्यू हुई। आखिर में मैंने इतना ही कहा उनको, एक संस्था का काम है स्किल्स देना, हमें अच्छी तरह पढ़ाना, और मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है नौकरी हासिल करना। कोई किताबें ब्रेल में थी नहीं। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, लेकिन अच्छे दोस्त मिलने के लिए भी एक मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ। ज़िंदगी में गिव एंड टेक या लेन देन की एक इंटरेक्शन होना चाहिए। मैं लेक्चर में ब्रेल नोट्स लिखता था, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, तो हम लोग मिलजुल कर पढ़ाई करते थे। जाहिर है कि MBA की डिग्री के बाद आपका अगला चैलेंज नौकरी के तलाश, इसको आपने कैसे फेस किया? जनवरी 23 मुझे अभी भी याद है, 6 बजे BPCL जहां मैं अभी काम कर रहा हूं और कैडबरीज इंडिया लिमिटेड, ये दोनों का मुझे ऑफर आया था। लेकिन मैंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसलिए चुना, मैं उनके साथ समर प्रोजेक्ट कर चुका था, तो लोगों को पता था चलो एक नेत्रहीन व्यक्ति भी इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। जब आपने BPCL या भारत पेट्रोलियम ज्वाइन किया, तो अपने सीनियर्स और अपने कोलीग्स में अपने प्रति कॉन्फिडेंस, विश्वास आपने कैसे पैदा किया? मैं मेरा सारा काम खुद करता था। कंप्यूटर में तभी मेरे पास स्क्रीन रीडर तो नहीं थे, गलतियां तो होती थी, फिर भी मैं खुद ड्राफ्ट बनाता था, दोस्तों से उसको करेक्ट करके मैं प्रिंट आउट लेता था। इसमें एक ज़रूरी है जॉर्ज, हम अपने में अगर कॉन्फिडेंस है, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो ज़रूर सामने वाले का भी एटीट्यूड अगर नेगेटिव हो तो भी कुछ दिनों के बाद पॉजिटिव हो जाता है। मेरा प्रोफेशनल सफ़र BPCL में बहुत ही अच्छा रहा है। मुझे अभी तक 2 प्रमोशंस मिल चुके हैं। 1998 में BPCL ने मुझे नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया था, और वो पुरस्कार हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों से मिला था। उसके बाद PD कम्बाटा अवार्ड भी मिला है, और लायंस क्लब इंटरनेशनल न्यू मुंबई दृष्टि गौरव पुरस्कार वो भी मैंने हासिल की है। अब चलते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की ओर। नागराज, हमारे सुनने वाले ये जानना चाहेंगे कि आपके विशेष इंटरेस्ट, हॉबीज क्या हैं? बचपन में मेरा गार्डनिंग का बहुत शौक था। धीरे धीरे से डिबेटिंग, एलिक्यूशंस, लाइब्रेरी का क्लब, लिटरेरी क्लब में बहुत सारा इवेंट्स में मैं भाग लेता था। जैसे मैंने बढ़ते गया, थोड़ा सा संगीत में शौक था। मैं कोई संगीत सीखा नहीं, लेकिन सुनता ज़रूर बहुत हूँ। कंट्री म्यूज़िक सुनता था, अभी भी सुनता हूँ, सॉफ्ट रॉक और थोड़ा थोड़ा जैज़ भी सुन लेता हूँ। ट्रैकिंग का बहुत शौक है। मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलके हम लोग ऐसे जगह जाते हैं कि वहाँ कोई कम्युनिकेशंस नहीं होती है। हम लोग कभी कभी जंगल में चले जाते हैं, कभी हिमालय पे चले जाते हैं। फ़िलहाल मैं और मेरे फ्रेंड्स गंगोत्री और गोमुख तक हुआ है। आजकल मेरा एक और नया हॉबी शुरू हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वार क्लासिक्स देखना। मैं VCDs खरीदता हूँ
क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वार मूवीज़ देखने से मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा हो जाता है। हाल ही में आपने शादी की, तो शादी के बाद आपके ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हुए? बहुत परिवर्तन हुआ है जॉर्ज। मैं अभी ज़िंदगी में बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो चुका हूँ, बहुत डिसिप्लिन्ड हो चुका हूँ। टाइम पे उठना और बाकी सारा चीज़ टाइम पे करना। जब भी हमारे घर में कोई आते हैं सब लोग ये कहते हैं कि वाह क्या घर है, कितना अच्छा रखा है आप लोगों ने। इसका मतलब शादी आपके भलाई के लिए हुई है। बिल्कुल। तो नागराज, आगे आपके प्लान्स क्या हैं? प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स क्या हैं, ड्रीम्स क्या हैं? फिलहाल BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में एक नया मुहिम शुरू हुआ है, इंटरनल कोच। ऑलरेडी मैं एक सर्टिफाइड इंटरनल कोच हूँ। वही सिद्धांत मैं बाहर के लोगों को भी देना चाहता हूँ। चलते चलते नागराज, ये एक आखिरी सवाल। आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीखा है और अनुभव किया है, तो आप अपने अनुभव से हमारे सुनने वालों को 3 ऐसी चीज़ें बताएं जिससे वो सफलता प्राप्त करें। खुद में विश्वास होनी चाहिए, सकारात्मक विचार होना चाहिए, ज़िंदगी में कोई ना कोई एक लक्ष्य रखिए, क्योंकि कोई भी ज़िंदगी बिना लक्ष्य ज़िंदगी अधूरा रह जाता है। बी ब्रेव एंड द रेस्ट विल फॉलो। ये बात नेहरू जी ने कही थी और मेरे ख्याल से कामयाब जिंदगी के चंद अहम मंत्रों में से एक है ये बात। और अब बात करते हैं उस हस्ती की जिसकी जिंदगी हमें कामयाबी के साथ जीवन गुजारने की वजह देती है। हॉकिन रॉड्रिगो 20वीं सदी के महान क्लासिकल कंपोजर जो ब्लाइंड थे, मशहूर थे और जिनके बारे में बता रहे हैं विनोद नागपाल। श्री हुआकिन रॉड्रिगो एक ऐसे महत्वाकांक्षी इंसान जिन्होंने अपने जीवन काल में वो उपलब्धियां हासिल की जिन्हें पाना एक सामान्य इंसान के लिए शायद संभव न हो। पूर्वी स्पेन में स्थित वेलेंसिया के एक प्राचीन शहर में जन्मे हुआकिन मात्र 3 वर्ष की आयु में ही अपनी दृष्टि खो बैठे थे। इस हादसे के बाद से संगीत में उनकी रुचि बढ़ गई और महज 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने स्पेन के श्रेष्ठ संगीतकार से संगीत सीखना आरंभ कर दिया। 1920 में हुआकिन का नाम बेहतरीन पियानो वादकों में गिना जाने लगा। धुन निकालने में उन्हें ऐसी महारत हासिल की कि मुश्किल से मुश्किल धुन भी उनके लिए आसान लगने लगी। 1927 में वो पेरिस गए, जहां उन्होंने पॉल डुकास से संगीत सीखा। उनके द्वारा तैयार किए गए संगीत को 20वीं शताब्दी के सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय संगीत में से एक माना जाता है। उनकी धुनों ने उनका नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। उनकी इस कला के लिए उन्हें कई देशों में सम्मानित किया गया। 1996 में हुआकिन को स्पेन के एक बेहद प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी नवाजा गया। आज हुआकिन हमारे बीच नहीं है। 1999 में उनका देहांत हो चुका है, पर अपने संगीत और मधुर धुनों के माध्यम से उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। अरशद, ये भी क्या इत्तेफाक है? स्टूडियो में कोई इत्तेफाक नाम का है और हमें पता भी नहीं। अरे भाई तुम ना, मैं कह रही थी कि अजब संयोग की बात है कि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो तुम्हारी बदली हुई पर्सनालिटी के बारे में हम बात कर रहे थे, याद है ना तुम? हाँ, लेकिन वो तो मजाक था। मगर अब जो होगा वो मजाक नहीं होगा, क्योंकि अपने एडवाइस सेक्शन में हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में और हमारे साथ होंगे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन की शालिनी खन्ना। इनसे बात कर रहे हैं अमित भट्ट। शालिनी जी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग से आप क्या समझती हैं? हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है व्यक्तित्व को उभार के लाना बाहर, और व्यक्तित्व को उभार के लाने के लिए ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, पर केवल एक लेवल पे। ग्रूमिंग का मतलब होता है शारीरिक देखभाल। शारीरिक तौर पे आप किस तरह से अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। और ऑफ कोर्स दुनिया बहुत शारीरिक तौर पे ज़्यादा ऑपरेट करती है, ज़्यादा चलती है, तो उसके लिए ग्रूमिंग आई वुड से 50% उसको भाग जाता है व्यक्तित्व उभारने के लिए। एक दृष्टिहीन व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को निखारना कितना महत्वपूर्ण है और क्यों आवश्यक है?
एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व का उभारना इतना ज़रूरी है कि मैं कहूँगी उसके बगैर बहुत कम चांसेस हैं कि वो उसके बगैर ऊपर नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि यदि आपको दुनिया में सम्मिलित होकर चलना है सबके साथ, तो दुनिया के जैसे या दुनिया से बेहतर तो बनना ज़रूरी है। हम सब ने सुना है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और उस भीड़ में, उस दौड़ में अपने व्यक्तित्व का हाथ ही सबसे ज़्यादा होता है जो हमें आगे या कहीं भी पहुंचाए उस दौर से। मोटे तौर पर व्यक्तित्व को निखारने के लिए हम किन विशेष बातों की ओर ध्यान देते हैं? उसमें हम तीनों लेवल की बात करते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। तो बाहरी तौर पर जो दुनिया को दिखता है वो है आपका शारीरिक व्यक्तित्व, और उसको सुधारने के लिए ऑफ कोर्स आपको अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो शारीरिक सुंदरता बढ़ाने के लिए आप दूसरों से कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपने दोस्तों से, विजुअली इम्पेयर्ड लोग बात कर सकते हैं, भाई क्या फ़ैशन है आजकल, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से दिखना चाहिए मुझे, ताकि लोगों को अच्छा लगे मुझसे बात करना। और अगर हम कहें कि नहीं, इस सब बात की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि जिस तरह से भी लोगों को रिस्पेक्टेड महसूस हो सकता है, उन्हें उस लेवल पे खुद को लाना ज़रूरी होगा। पर इमोशनल और मेंटल यानी भावनात्मक और मानसिक तौर पर भी अपने व्यक्तित्व पे काम करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जो आप अंदर बनेंगे वही आप बाहर दिखेंगे। अपना एटीट्यूड, अपना नज़रिया और पॉजिटिव थिंकिंग दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए इससे ज़रूरी कोई और चीज़ नहीं है। यदि आप मानसिक तौर पे हेल्दी रहेंगे, मानसिक तौर पे अपने आप को सेहतमंद रखते हैं, उससे आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ आती है, आपकी भावनात्मक शक्ति आती है। आप भावनात्मक तौर पर अपने आप को आत्मनिर्भर रख सकते हैं, खुश रह सकते हैं, खुशी से बात कर सकते हैं। यदि आप हंस बोल कर बात करेंगे लोगों से, तो लोग और जागरूक होंगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि शायद आप आत्मनिर्भर हैं और आपकी डिसेबिलिटी केवल समाज का नज़रिया है। आप अंदर से डिसेबल्ड नहीं हैं। आपको अंदर से डिसेबिलिटी मिटानी पड़ेगी, आपको अंदर से विकलांगता निकालनी पड़ेगी। यदि आप मानसिक और भावनात्मक लेवल से अपनी निर्भरता निकाल देते हैं, अपनी विकलांगता निकाल देते हैं, तो शारीरिक तौर पे वो विकलांगता ना आपको तंग करेगी और ना समाज के सामने इतनी ज़ोर से आपके व्यक्तित्व की डेफिनेशन बन के आएगी। आप फिर दृष्टिहीन ही नहीं रह जाएंगे, फिर आप एक व्यक्ति बन जाते हैं। अपना व्यक्तित्व उभारें तो आप व्यक्ति बनते हैं। यदि आप सिर्फ डिसेबिलिटी उभार के बाहर लाते हैं तो फिर आप सिर्फ डिसेबल्ड रह जाते हैं। जब हम विशेष तौर पर दृष्टिहीन लोगों के व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, तो आपके अनुभव में किन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए? व्यक्तित्व को उभार के बाहर लाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बोलचाल का तरीका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी बोलचाल के द्वारा ही लोगों तक पहुंचते हैं और उनके साथ शेयर करते हैं। शहरी माहौल में देखा जाए तो मैं कहूँगी अंग्रेज़ी का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, थोड़े सोशल एटिकेट्स यानी जो सामाजिक व्यवहार के तौर तरीके हैं उन पे ध्यान दीजिए। उठने बैठने का तरीका, हाथ मिलाने का तरीका लोगों से, इवन मिलने का तरीका, ग्रीट करने का तरीका, जब लोग मिलते हैं आपस में तो कैसे बातचीत करते हैं। और जब आप एक सामाजिक माहौल में बैठे हैं, कुछ ज़्यादा लोगों के बीच में बैठे हैं, तो वहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो आप डिस्कस कर सकें। तो मैं कहूँगी अपने माहौल का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा करंट अफेयर्स का नॉलेज भी रखिए। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इंटरनेट पे जाइए, प्लीज़ साइट देखिए। और ग्रामीण माहौल में आप अखबार पढ़वाइए अपने आसपास के लोगों से। आसपास के माहौल का ज्ञान इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पता लगे कि दुनिया में लोग आजकल किस स्तर पे आ गए हैं, और आपको भी अपने आप को उस स्तर पर लाने के लिए साथ में उस पॉजिटिव थिंकिंग का सहारा लेना ज़रूरी है। और फिर अपने पहनावे पे भी ध्यान दीजिए। जितना भी आपके पास है उसके हिसाब से नीट एंड क्लीन रहिए। हमने देखा है कि बहुत सारी दृष्टिहीन लोग अनहाइजीनिक रहते हैं क्योंकि शायद उन्हें इन बातों के बारे में कोई बता नहीं पाता है। ये बहुत व्यक्तिगत से सवाल है और लोगों को इनको छेड़ना बड़ा मुश्किल लगता है उनके साथ। तो मैं कहूँगी खुद ओपन रहिए,
अपनी सोच खुली रखिए कि आपको लोग बता सकें भाई आप में क्या त्रुटि महसूस हो रही है, आपको शारीरिक तौर पे क्या बातें उन्हें अजीब लग रही हैं जिसकी खातिर वो आपसे आके बात नहीं कर सकते हैं। बच्चे जब कॉलेज जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि वो अपने आप को थोड़ा स्मार्ट बना के रखें, बोलचाल में, पहनावे के तौर पर और मेंटली। थोड़ा ध्यान रखिए कि आप भी पसंद किए जाएं। आप पसंद किए जाएंगे तो आगे आपको जानने का लोगों को मौका मिलता है और आप अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये कि आपकी दृष्टि में दृष्टिहीन व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूट की ओर जाना चाहिए? मैं रेकमेंड करूंगी कि सब दृष्टिहीन बच्चों को और व्यक्तियों को मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहिए। इंटीग्रेशन पहले लेवल से ही अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा बच्चों को, क्योंकि अपने बच्चे को जब आप स्कूल में भेजते हैं तो वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि आज से इसकी ग्रूमिंग शुरू हो गई, आज से इसे समाज में उठने बैठने का तरीका मालूम होना चाहिए। स्पेशल स्कूल्स की मान्यताओं को मैं बिल्कुल पीछे नहीं रखती, उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और आज जो दृष्टिहीन व्यक्ति जिन्होंने अपने लिए सफलता हासिल की है वो बहुत लोग स्पेशल स्कूल से ही निकले हैं, स्पेशल अरेंजमेंट से निकले हैं। लेकिन आई थिंक ये बात वो भी मानेंगे कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी अपने व्यक्तित्व को उभार के लाने के लिए। अगर आज मेन स्ट्रीमिंग पॉसिबल है, यदि सरकार साथ देती है और आसपास के माहौल को आप प्रेरित कर सकते हैं कि वो दृष्टिहीन व्यक्ति को साथ लेके चलें, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। हम मेन स्ट्रीम समाज में पैदा हुए हैं तो मेन स्ट्रीम समाज में ही चलने का हक भी रखते हैं और हमारी सक्षमता है कि हम साथ चल सकते हैं। अगर आप दृष्टिहीनता के बारे में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई खास जानकारी हमें देना चाहते हैं तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम में कुछ सेगमेंट्स हमेशा एक से रहते हैं और कुछ बदलते रहते हैं। अब जिस सेगमेंट में हम दाखिल हो रहे हैं वो ये जानने का है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमने कौन सा नया कदम बढ़ाया है। और आपको जो खबर हम सुनाने वाले हैं उससे आपको हैरत भी होगी और आप फख्र भी महसूस करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ स्टूडेंट्स ने दृष्टिहीन लोगों की इंडिपेंडेंट मोबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए एक नया डिवाइस विकसित किया है। They have developed an infrared based navigational system called Divya Drishti. This helps blind people find their way around public places such as shopping malls, hospitals and railway stations, etc. इस्तेमाल करने में आसान ये सिस्टम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के 2 फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने विकसित किया। इसमें पोर्टेबल ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं जो कि कैप पर बने रिसीवर पर सिग्नल भेजते हैं और ये कैप दृष्टिहीन लोगों को मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन रूट की तरफ गाइड करते हैं। और जब कभी इसे पहनने वाला अपने रास्ते से भटकता है, इसमें से आवाज आने लगती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये डिवाइस सिर्फ 500 रुपए में उपलब्ध हो सकेगा। Only 15,000 rupees would be needed to ready an area the size of a city railway platform. The system bagged second prize at the Technofest 2006 at Indian Institute of Technology, Mumbai. सलीमा, मुझे एक बात बहुत देर से परेशान कर रही है। वो क्या? देखिए, विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जो, ऐसा कम ही देखने में आता है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज उन्हें इंटरव्यूज के लिए बुलाती हों, और अगर इंटरव्यूज के लिए बुला भी लें तो उन्हें कोई खातिर खा फायदा नहीं होता। नहीं अरशद, मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि, बल्कि कुछ ऐसे भी जो कि हमारे रेडियो प्रोग्राम पर भी आ चुके हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हैं और HR स्पेशलिस्ट हैं, बैंक्स में काम करते हैं, टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जैसा कि हमारे सुनने वालों ने अक्सर जिन लोगों से हमने परिचय कराया है उनके द्वारा उनको ये पता चला है कि ये सारे काम वो कर रहे हैं। देखिए सलीमा, आप इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकती कि जैसे ही बायोडाटा के ऊपर देखा जाता है किसी भी डिसेबिलिटी को, या तो फौरन ही ये पहले से तय कर लिया जाता है कि नहीं भाई ये तो हमारे लिए काम कर ही नहीं सकता। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप उन्हें मौका तो दें।
बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात जो कि मुझे ख्याल आती है कि जब एक नौकरी की पोस्ट या मान लो कि 2 पोस्ट खाली होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन थ्रस्ट इतना है कि उस 2 पोस्ट के लिए मुमकिन है 20,000 एप्लीकेशंस आएँ, तो उस वक्त शॉर्टलिस्ट करने के लिए हो सकता है लोग इस बात को सामने रखते हों कि भाई अगर ये शख्स पहले से ही इस दिक्कत में शामिल है तो उसको लेकर हम कैसे यही तो मेरा सवाल है कि उस 20,000 का हिस्सा ही तो हैं ये लोग भी, उन्हें क्यों अलहदा कर देते हैं आप, उन्हें क्यों अलग करते हैं? मुझे लगता है कि ये बहस चलती रहेगी। इससे बेहतर कि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने सुनने वालों पे ये जिम्मेदारी छोड़ते हैं, वो हमें लिखें, वो हमें बताएं कि किस किस्म की परेशानियां वो फेस करते हैं, किस तरह की दुश्वारियां उन्हें पेश आती हैं, और हमें जवाब मिल जाएगा। हाँ, और ऐसी चीज़ों का समाधान क्या होगा, और उसके साथ साथ जैसा कि हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि आपकी राय हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, तो प्लीज़ आप हमारे साथ कांटेक्ट अपना बनाए रखिए। हमारा पता है आई वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। और बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है आई वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। इंतजार आपका रहेगा हम दोनों को, यानी मुझे सलीमा रजा को और मुझे अरशद इकबाल को। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए हम दोनों को। खुदा हाफिज। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का